बार फिर से स्वागत है आपका सारथी परिवार में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, या जिसको एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोगों को परिभाषा याद बिल्कुल भी नहीं रखनी है, जैसे कि यहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा मैंने दी है, पारिस्थितिकी तंत्र की भी परिभाषा मिलेगी आपको, पारिस्थितिकी की परिभाषा मिलेगी, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा मिलेगी। तो यहाँ पर चूंकि प्री में क्या रहता है कि परिभाषाओं से प्रश्न नहीं आते हैं, एक दो परिभाषाएं जरूर हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उनकी मैं साथ साथ चर्चा करते रहूंगा, ठीक है। यहां पर बस जो मोटे मोटे जो फैक्ट हैं जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उनकी हम स्पेशली चर्चा करके रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, शुरुआत करते हैं कि आखिर पर्यावरण या एनवायरनमेंट होता क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया गया है जैविक घटकों को, जैविक घटक जिनमें आपके जंतु और पादप आ जाएंगे, और अजैविक घटक, अजैविक घटक में आपका आ जाएगा जिनमें जीवन नहीं है, जैसे कि आपका मृदा हुआ, मिट्टी हुई, पानी हुआ, सूर्य ताप हुआ जिसको सोलर रेडिएशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। इन सभी चीजों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अजैविक घटक। तो पर्यावरण के अंतर्गत हमको जैविक, अजैविक घटक व उनके आसपास के वातावरण से सम्मिलित अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। ये परिभाषा अगर हम बात करें तो ये परिभाषा एग्जाम में आती नहीं है, इसलिए इस पे इसको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। पर्यावरण के घटकों की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के मुख्यतः 4 तत्व आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो होता है आपका स्थलमंडल लिथोस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर एंड जैवमंडल बायोस्फेयर। अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पे हम स्थलमंड के विभिन्न जो उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है। फिर इसके बाद जलमंडल में हम देखते हैं सागर, जितने भी सागर हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ये सभी चीजें हम ज्योग्राफी में जलमंडल के अंतर्गत पढ़ते हैं। वायुमंडल में हम देखते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतें, जैसे क्षोभमंडल हुआ, आपका समताप मंडल हुआ, मध्यमंडल हुआ, आयनमंडल हुआ, बहिर्मंडल हुआ, और ये कितने किलोमीटर तक विस्तृत हैं, कौन सी परत किस कार्य के लिए चुनी गई है। तो ये सभी टॉपिक आपको कहां पर मिल जाते हैं, ज्योग्राफी में। तो यहां पर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बारे में, वही चीजें हैं यहां पर भी पर्यावरण में, ठीक है। तो जो पर्यावरण में स्पेशली चीज है वो हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहां पे आ जाता है आपका सबसे पहले कौन सा, जैवमंडल। लेकिन फिर भी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से संबंधित कोई एक ऐसा फैक्ट जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसकी हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले स्थलमंडल क्या है, कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, बचपन से आपको पता है स्थलमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, ये सभी चीजें आप जानते हो। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है प्री में कि जो जलमंडल है, पृथ्वी पर आप देखोगे तो भाई विभिन्न यानी बहुत ही विस्तृत जल राशि पाई जाती है। लगभग 71% भूभाग पर आप देखें तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। लेकिन ये जो 71% भूभाग पे जो पानी पाया जा रहा है वो किस रूप में पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई नदियों का पानी मिलेगा, झीलों में पानी मिलेगा, सागरों में पानी, महासागर में पानी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भाई जो हमारे आइसबर्ग हैं, या एक तरीके से ध्रुवीय क्षेत्रों में अगर आप चले जाओ तो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या जो पानी है, पानी की राशि जमी हुई वहां पर प्राप्त होती है, यानी ठोस रूप में वहां पर जल आपको प्राप्त होता है, जमे हुई पानी के रूप में, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न उठता है कि पृथ्वी पर जो ठोस जल राशि है, यानी ऐसी जल राशि जो ठोस रूप में है या जमे हुए बर्फ के रूप में है, इस जल राशि को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे एक शब्द हम, क्रायोस्फीयर। बस ये पूरी स्लाइड से ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, कौन सा, क्रायोस्फीयर, ठीक है। तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, तो प्रश्न का फॉर्मेट होगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जमी हुई जलराशि को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है क्रायोस्फीयर कहा जाता है। या दूसरे तरीके से क्रायोस्फीयर से आशय है, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जमी हुई जलराशि जो ठोस रूप में यानी जो बर्फ, आइस कैप्स के रूप में आपके पास उपस्थित होती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको यहां से कि क्रायोस्फीयर जमी हुई जल की जो राशि है पृथ्वी पर उपलब्ध, इसको कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है। बाकी ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं, यहां से कोई भी प्रश्न नहीं बनता, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो याद बस रखेंगे यहां से हम क्या, क्रायोस्फीयर को। अब आते तो प्रश्न एक जैवमंडल की परिभाषा से जरूर बन सकता है, इसीलिए जैवमंडल की परिभाषा हमको याद रखनी। 2 परिभाषाएं हैं जैवमंडल की, बायोस्फीयर जिनको कहते हैं।
तो पहली परिभाषा बोलती है कि बायोम के समूह को जैवमंडल कहा जाता है। ठीक है, किस चीज को? बायोम के समूह को। अब बायोम क्या होता है जानने की आवश्यकता नहीं है, अभी फिलहाल में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दूसरी जो परिभाषा कहती है कि भाई जहां पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों सम्मिलित रूप से पाए जाएं तो वहां पर जीवन का अंश भी आपको दिखाई देगा। ऐसे क्षेत्र को कहते हैं हम क्या? जैव मंडल। ठीक है, यानी अगर हम 3 गोले रिप्रेजेंट करें, ये मान लो जलमंडल का हो गया, ये मान लो किसका? वायुमंडल का, और ये हो गया आपका स्थलमंडल का। ठीक है, तो अब ये तीनों क्षेत्र जहां पर पाए जा रहे हैं, यानी ये वाला एरिया, इसको हम क्या कह देंगे? इसको कह देंगे हम क्या? जैवमंडल। क्लियर है? तो इसकी परिभाषा से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि जैवमंडल से आशय क्या है, या बायोम के समूह को कहा जाता है स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और फलाना मंडल, ढिमाका मंडल। तो आपको बस याद रखना है कि बायोम का समूह होगा, क्या कहलाएगा? वो जैवमंडल कहलाएगा। या जहां पर वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल तीनों सम्मिलित रूप से पाए जाएंगे, क्या कहला जाएगा आपका? वो भाई आपका जैवमंडल कहला जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका क्या? जैव मंडल। यानी यहां से जो प्रश्न बन सकता है आपकी प्री में, तो वो सिर्फ इसकी परिभाषा से आपका क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। अब आता है कि भाई पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या कहलाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिस शाखा में हम समस्त जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करें, साथ ही विभिन्न जीवों के मध्य जो अंतर संबंध हैं इनका भी अगर हम अध्ययन करें, तो ये जो शाखा होगी, ये शाखा कहलाएगी आपकी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। यहां से प्रश्न नहीं बनेगा परिभाषा से, प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का उपयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है, नाम आपके सामने है, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का क्या किया है? उपयोग किया है। क्लियर है? तो परिभाषा भी फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना है। क्या हो जाएगा कि भाई विभिन्न जीव और उनका भाई भौतिक पर्यावरण, इसके बीच में क्या संबंध है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, पौधे हैं, पौधा क्या हो गया? एक जीव हो गया, जैविक घटक हो गया। अब पौधे का उसके वातावरण, जो भौतिक वातावरण है जिसमें वायुमंडल आ रहा है आपका भाई, स्थलमंडल है, इससे क्या संबंध है? तो आप सभी जानते हैं कि पौधे को जो पोषण चाहिए, जो खनिज तत्व, जो पानी की मात्रा चाहिए, वो जमीन, मृदा से प्राप्त करेगा। उसको जो गैसें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो वायुमंडल से प्राप्त करेगा। तो यही क्या है? इनका अपने भौतिक पर्यावरण के बीच में क्या है? संबंध है। तो एक तो ये परिभाषा का जो पहला चरण है कि भाई समस्त जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य, दूसरा विभिन्न जीवों के मध्य कि हमारा पौधे से भाई क्या संबंध है। भाई पौधे का हम जैसे उपयोग करते हैं, भाई पौधे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं खाद्य पदार्थों के। भाई उनसे हम क्या करते हैं? अपने खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे इस सिस्टम खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तर पर भाई जीवों का एक दूसरे जीवों से क्या संबंध है। तो इस प्रकार के सभी संबंधों को सम्मिलित रूप से अगर आप अध्ययन करोगे तो वो कहलाएगी आपकी पारिस्थितिकी शाखा, इकोलॉजी ब्रांच। क्लियर? यहां से आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो कौन सा बन सकता है? बस कि भाई पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो भाई आपको मुंह उठा के नाम ले देना है किसका? अर्नेस्ट हैकल का। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका क्या? पारिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी के बाद आता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसको कहते हैं पारितंत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। क्या है पारिस्थितिकी तंत्र? तो आप सभी को जानना है सबसे पहले एक लाइन कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की या प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य जो जटिल क्रियाएं हो रही हैं, इन्हीं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसकी परिभाषा से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि भाई जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य जटिल क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलमंडल, फलाना, ढिमाका, इस तरीके से आ जाएंगे आपके ऑप्शन। तो आपको चूज करना है कौन सा? पारिस्थितिकी तंत्र। जो मैं कहते जा रहा हूं मान के चलो वही आता है, वही प्रश्न आएंगे। आप पिछले रिसेंट ईयर के जितने भी एग्जाम है आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, जिन चीजों पे मैं बोल रहा हूं ध्यान नहीं देना है, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जहां पर मैं बोलूं कि ये फैक्ट आ सकता है, मतलब आ सकता है। ठीक है, कौन सा फैक्ट यहां से और आ सकता है? तो
भाई सर्वप्रथम जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया था किसने? ए टॉन्सले ने। ठीक है, याद रखना है क्या नाम है इनका? ए टॉन्सले। वर्ष 1935 में इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया, लेकिन यह वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो सिंपल यही पूछा जाएगा कि भाई इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो आपको बता देना है कौन है वो? ए टॉन्सले। ठीक है, अब पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र किन किन घटकों से मिलकर बनता है? तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई इसमें सम्मिलित होते हैं अजैविक घटक, जैविक घटक, और तीसरा इसमें सम्मिलित होता है कौन सा? ऊर्जा संघटक। कौन सा होता है? ऊर्जा संघटक। ठीक है, बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम अजैविक घटकों की अगर बात करें तो अजैविक घटक क्या होंगे? जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं हो रही हो, या अर्थात जिनमें जीवन ना हो, अर्थात ऐसे पदार्थ जो सजीव ना हो। ठीक है, तो ये सभी जो घटक होंगे ये क्या कहलाएंगे? अजैविक घटक कहलाएंगे। जैसे कि मृदा हो गया आपका, वायु हो गया, जलवाष्प हो गया, जलवाष्प या जल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो और सूर्य ताप हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, या सिंपल आप प्रकाश भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये सभी क्या है? इनमें चूंकि जीवन नहीं है, इनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, इनमें कोशिकाएं नहीं है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक कहलाएंगे। ठीक है, यहां से प्रश्न नहीं बनेगा कोई भी। क्लियर? दूसरा आता है आपका कौन सा? जैविक घटक। ठीक है, तो अजैविक घटक के विपरीत इसको परिभाषित कर देंगे। अजैविक घटक में क्या नहीं था? जैविक क्रियाएं नहीं हो रही थी, कोशिका नहीं थी, वो सजीव नहीं थे। तो जैविक घटक क्या हो जाएंगे? ऐसे घटक जिनमें जीवन है, जो सजीव इकाइयां हैं, जिनमें विभिन्न जैविक इकाइयां अपनी विकास और वृद्धि के लिए चलती रहती हैं, ऐसे घटकों को कहा जाता है क्या? जैविक घटक। जैसे कि समस्त जो जीव हैं, जिनमें से आपके भाई जंतु आ जाएंगे, सभी पादप आ जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? आपके जैविक घटक कहलाएंगे। ठीक है, जैविक घटकों की अगर हम बात करें तो इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? स्वपोषित संगठक, परपोषित संगठक और जैव अपघटक। ठीक है, जैविक घटकों को 3 भागों में हमने ये विभाजित कर दिया। फिर से सुन लो भाई, स्वपोषित संगठक ऑटोट्रॉप्स, परपोषित संगठक हेटेरोट्रॉप्स, और जैव अपघटक या वियोजक जिनको कहते हैं हम डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं इनको? हम डिकम्पोजर्स। क्लियर है? इस स्लाइड से भी प्रश्न कोई सा भी नहीं बनेगा। ठीक है, आगे जैसे ही आएंगे तुरंत प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वपोषित संगठक। ठीक है, अब यहां से जो प्रश्न आता है, आप सभी जानते हैं कि भाई स्वपोषण या स्वपोषित संगठक क्या होंगे? भाई ऐसे संगठक या ऐसे जैविक घटक जो अपने खाने का निर्माण स्वयं करेंगे, वो अपने भोजन या पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करेंगे। क्या कहलाएंगे? स्वयं पोषी जीव कहलाएंगे, स्वयं पोषित संगठक कहलाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र के ये। जैसे कि इनमें क्या आ जाएगा? इनमें आ जाएंगे आपके हरे पेड़ पौधे, और कुछ बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं, आते हैं। ठीक है, जैसे मीथेजोन्स, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का मीथेन्स में कन्वर्ट करके पोषण प्राप्त करता है, तो आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप मुख्य मान के चलें यहाँ पर कि जैसे कि आपका भाई ये हरे पेड़ पौधे जो हो जाएंगे, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्वपोषित संगठक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आते हैं मुख्य प्रश्न की तरफ, जहां से सर्वाधिक प्रबल संभावना है प्रश्न की। क्या लिखा है कि जो स्वपोषित संगठक होते हैं उनको पोषण स्तर प्रथम में या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत रखा जाता है। अब आपको समझना है कि ये पोषण स्तर क्या होता है। पोषण स्तर से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, 110% बनेंगे, याद रखना इस चीज को। समझ रहे हो किस प्रकार से? तो इसी प्रकार से बनेंगे कि भाई शाकाहारियों को किस पोषण स्तर में रखा गया है, मांसाहारियों को किस पोषण स्तर में रखा गया है, हरे पेड़ पौधों को किस पोषण स्तर में रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से सभी का पोषण स्तर अलग अलग है। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के रखना है, आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे। पोषण स्तर क्या होता है कि भाई समान आहार वाले जो प्राणी होते हैं, जैसे शाकाहारी लोग हैं, चाहे हिरण की बात कर लें चाहे हम गाय की बात कर लें, इनका आहार कैसा है? लगभग समान है, मतलब हरे पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सभी है। मांस तो खाते नहीं हैं इन लोग। तो चूंकि जो समान आहार वाले प्राणी होते हैं उनको भाई व्यवस्थित क्रम में एक ही जगह पर क्या करना, रखना, यही कहलाता है पोषण स्तर। ये जैसे खाद्य श्रृंखला आप पढ़ेंगे तो क्रमिक पोषण स्तर मिलेंगे कि पहले पोषण स्तर पर आपने क्या उत्पादकों को रख दिया,
हरे पेड़ पौधों को। फिर दूसरे पोषण स्तर पर उनको खाने वाले जो शाकाहारी हैं उनको रख दिया, द्वितीय पोषण स्तर हो जाएगा। तीसरे पोषण स्तर पे हमने मांसाहारियों को रख दिया जो शाकाहारियों को खाने वाले हैं। फिर उसके बाद सर्वाहारियों को जो मांस। इस प्रकार से क्या होता जाएगा, पोषण स्तर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी पूछा जाए कि जो स्वपोषित संगठक हैं या जो स्वपोषी जीव हैं या जो हरे पेड़ पौधे हैं, इनको किस पोषण स्तर में रखा गया है, तो याद रखना है इनको रखा गया है किसमें, पोषण स्तर प्रथम में या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। साथ ही साथ अगर हम उपभोक्ता और उत्पादक की दृष्टि से देखें तो जो प्रथम पोषण स्तर वाले जीव होते हैं इन्हीं को कहते हैं हम क्या, प्राथमिक उत्पादक। क्या बोलेंगे, प्राथमिक उत्पादक, या सिंपल आप शब्द चूज कर सकते हो कौन सा, उत्पादक, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं भाई, उस खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर रहे हैं जो इनसे उच्च पोषण स्तर वाले जीवों के लिए क्या हो जाएगा, उनकी विकास और वृद्धि के लिए काम करेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, आपको बस इतना याद रखना है, स्वपोषित संगठक जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं, उनको किस में रखा गया है, पोषण स्तर प्रथम में, और ये क्या है, ये प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। क्लियर है, तो ये हो जाता है स्वपोषित संगठक। दूसरा होता है आपका परपोषित संगठक या परपोषी जो जीव होते हैं, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए क्या रहे, ये भाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के जो जीव हैं या जो स्वपोषी संगठक जीव हैं उन पर निर्भर करते हैं, वो सभी कहलाते हैं क्या, परपोषित संगठक। कौन कौन से जीव इसमें डाले गए हैं, तो इनमें जो भी जीव डाले गए हैं तो भोजन प्राप्ति के अनुसार उनको 3 भागों में बांट दिया गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आप सभी जानते हैं, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि शाकाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं और सर्वाहारी क्या होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा प्रश्न यहां से बनेगा उस चीज पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, शाकाहारी की बात करें, वही हरी सब्जियां, ठीक है, जो मांस ना खाएं क्या कहलाएंगे, शाकाहारी टाइप के लोग कहलाते हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से शाकाहारी जीव होते हैं, इतना तो कॉमन सेंस आप सभी में है। आपको बस याद रखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्रश्न आएगा कि शाकाहारी जीवों को निम्नलिखित में से किस पोषण स्तर के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन होंगे पोषण स्तर प्रथम, पोषण स्तर द्वितीय, पोषण स्तर तृतीय, पोषण स्तर चतुर्थ। तो आपको याद रखना है पोषण स्तर प्रथम में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में किसको रखा गया था, प्रोड्यूसर्स को, प्राथमिक उत्पादक थे, जो हरे पेड़ पौधे थे, जो स्वपोषित संगठक थे पारितंत्र के, उनको रखा गया था। उनको खाने वाले क्या हो गए, ये शाकाहारी, तो इनको लेवल बढ़ गया दूसरा कि नहीं बढ़ेगा, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से ये जंप करेंगे किसमें, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में। इसीलिए जो आपके शाकाहारी जीव होंगे उनको किसमें रखा जाएगा, द्वितीय पोषण स्तर पे या सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। साथ ही साथ यहां पे एक प्रश्न और बन सकता है कि प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में किन जीवों को रखा गया है, क्योंकि देखिए प्राथमिक उत्पादक कौन थे, हमारे हरे पेड़ पौधे, स्वपोषित संगठक के अंतर्गत जो जीव आ रहे थे। ठीक है, वो क्या थे, उत्पादक। अब इन उत्पादकों को सबसे पहले जो खाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। फिर उनको जो खाएगा वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले उनको खा कौन रहा है, पहले उसका भाई कंज्यूम कौन कर रहा है, उसको उस उपभोक्ता की श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो शाकाहारी पोषण स्तर द्वितीय में है, लेकिन ये कैसे उपभोक्ता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि स्वपोषित संगठक जो है उनको खाने वाले सबसे प्रथम जीव कौन होते हैं, शाकाहारी लोग। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहां से याद रखना है। पहला कि भाई ये सेकंड पोषण स्तर में या पोषण स्तर द्वितीय में या सेकंड ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत इनको कैटेगराइज किया गया है। और दूसरा आपको याद रखना है ये प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर भी होते हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, प्रश्न किस प्रकार से पूछ लेगा। दूसरी चीज चर्चा करते हैं, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी जो भाई क्या करेंगे, अपने शाकाहारी जीवों को क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, जो मांस खाते हैं मुख्यतः। ठीक है, तो मांसाहारियों को किस पोषण स्तर में, तो पोषण स्तर अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो हरे पेड़ पौधे, ठीक है, इनको खाने वाला खरगोश, ये खाद्य श्रृंखला एक बना रहे हैं थोड़ी सी ताकि समझ में आ जाए। खरगोश को खाने वाला मान के चल रहे हैं हम लोमड़ी, और लोमड़ी को खाने वाला भैया मान के चल रहे हैं हम क्या, मानव।
ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आ गए, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे, लोमड़ी मांसाहारी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे, सर्वाहारी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे। प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर और चतुर्थ पोषण स्तर। अब हम अगर उत्पादक की बात करें तो भाई ये क्या है, ये खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्राथमिक उत्पादक, इनको खाने वाले खरगोश ये प्राथमिक उपभोक्ता, खरगोश को खाने वाली का मांसाहारी लोमड़ी क्या हो जाएगी, द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर, और इनको खाने वाले मानव या सर्वाहारी ये हो जाएंगे टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता। ये प्रश्न है जो यहां से बनता है, बस इसके अलावा आपको किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो यही प्रश्न जो आता है, इसीलिए समझाने के लिए मैं पूरा आपको स्लाइड बनाई है। तो याद रखेंगे, आपसे गलत नहीं होना चाहिए कि भाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इन सभी में कौन कौन सी जीव शामिल हैं। ना ही आपसे यह गलत होना चाहिए कि भाई प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा है और प्राथमिक उत्पादक कौन सा है। समझ रहे हो? तो लगभग ये सभी चीजें आपको आना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में सही ये करके आओगे। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका परपोषित संगठक। ठीक, परपोषित संगठक के बाद जो अगला है आपका वो है भाई जैविक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर भी भाई विभिन्न जीवों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और ये कैटेगरी कौन कौन सी हो जाती हैं? तो इन कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी हो जाती है परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी, पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स और होलोजोई। यहां से प्रश्न नहीं, परजीवियों से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी परजीवी जैसे क्या लिखा है, वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होंगे क्या कहलाएंगे? परजीवी कहलाएंगे। ठीक है, परजीवी मुख्यतः क्या है, एक होस्ट बॉडी होती है, एक किसी बॉडी पर भाई ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उस बॉडी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। परजीवियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक परजीवी जैसे इकोलाई बैक्टीरिया वगैरह, एस्केरिस, ठीक है, टीनिया सोलियम, ये जो कृमि होते हैं, फीता कृमि, गोल कृमि, ये सभी क्या हो जाएंगे? आंतरिक पैरासाइट या आंतरिक परजीवी हो जाएंगे। बाह्य परजीवी जैसे कि जुएं, मच्छर वगैरह जो काटते हैं, ये सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? बाह्य परजीवियों की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसलिए लोड नहीं लेना है। लोड लेना है आपको मृतजीवियों का। ठीक है, सेप्रोफाइट्स। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन से जीव मृतजीवी जीवों का उदाहरण है? ठीक है, या फिर इस तरीके से आ जाएगा कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा? मृत जीवी। मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीवित रहना, मृत जीवों पर जीवित रहना, यानी वे जंतु जो मृत पौधों तथा मृत जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवों को रखा गया है किस कैटेगरी में? मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स एनिमल्स के रूप में। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कवक, कई सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे जब डिकम्पोजर में केंचुआ वगैरह ये सब भी इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि सभी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको बस मृत जीवी में मुख्य जो एग्जाम्पल है कवक याद रखना है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। काइटिन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ये फैक्ट भी आपको दिमाग में आने चाहिए जैसे ही कवक आ जाता। और ये जो तीसरा घटक है वो है आपका कौन सा? जैव अपघटक। जैसे 3 घटक देखे थे हमने, स्वपोषी संगठक, परपोषी संगठक और तीसरे क्या थे? जैव अपघटक या वियोजक, डिकम्पोजर्स जिनको इंग्लिश में कहा था। ठीक है, तो जैव अपघटक क्या होते हैं? तो जैव मतलब जैविक पदार्थ, अपघटक मतलब अपघटन करने वाले, मतलब छोटे छोटे भागों में या सरल रूप में तोड़ने वाले। ठीक है, तो जैव अपघटक क्या है कि भाई ऐसे जीव जो जटिल जैविक पदार्थों जैसे कि मृत पौधे, मृत भाई जो जंतु हैं, इनका अपघटन करें, इनको भाई सरल रूपों में तोड़ें और फिर इन सरल रूपों को, इन सरल पदार्थों को अपने पोषण के तौर पर ग्रहण करें, ये कहलाते हैं आपके जैव अपघटक, वियोजक या डिकम्पोजर्स।
क्लियर है। अब यहां पे याद रखना कि जैव घटक अगर हम बात करें हमेशा सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, क्योंकि एक पहले परसेप्शन था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोबियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही जैव घटक का काम करते हैं। लेकिन बाद के अध्ययन से पता चला कि ऐसा नहीं है, सूक्ष्म जीवों के अलावा भी कई अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट, कई थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म ये भी जैव अपघटन का काम करते हैं। कौन कौन से तो आप देख सकते हो, जैसे केंचुआ हुआ आपका, दीमक, सी स्टार, केकड़ा, मशरूम यानी कवक की कैटेगरी में आ जाएगा, मक्खी, कई सारे बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं, जैव अपघटक या डिकम्पोजर्स। हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है आपका जो जैव अपघटक या डिकम्पोजर से। इसमें यहां से बनने वाले जो प्रश्न होंगे वो सिर्फ एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जैव अपघटक या वियोजक के उदाहरण हैं। ठीक है, कई सारे आ जाएंगे उदाहरण, उनमें से एक उदाहरण में इन सभी जीवों में से कोई एक जीव होगा, तो आपको सीधा चूज कर लेना है, इतना कठिन यहां से नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए अगला है आपका, तो आपने पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग देख लिए। ठीक है, तीसरा भाग था आपका क्या, ऊर्जा संगठक। ठीक है, क्या था, ऊर्जा संगठक। पारिस्थितिकी तंत्र के 3 भाग देख रहे थे हम, अजैविक घटक, मृदा वगैरह हमने देख लिया, जैविक घटक ये सब शाकाहारी, मांसाहारी, पोषण स्तर, और तीसरा है ऊर्जा संगठक। किसी भी पारितंत्र की बात करें, किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो सर्वाधिक जो इकोसिस्टम की उत्पादकता है या जो विविधता है वह डिपेंड करती है किस चीज पे, ऊर्जा संगठक पे, यानी ऊर्जा पर, सूर्यताप पर। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है, तो सौर प्रकाश, सूर्य से निकला हुआ प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया गया है, यानी सूर्य का प्रकाश मुख्यतः। और याद रखना, सूर्य ताप जहां पर जितना अधिक होगा, जैसे कि अब मान के चलो आप कि ये पृथ्वी है आपकी, उस पृथ्वी में आप 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की अगर बात करें, ठीक है, यानी ये वाला जो पूरा इलाका है, इसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय इलाका या विषुवतीय क्षेत्रीय इलाका। यहां पर क्या है, आप जानते हो कि सर्वाधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है, तो आप जानते हो कि यहां पर क्या है, 21 जून, ठीक है, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये 4 डेट हैं जहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ेंगी इस क्षेत्र में। तो यहां पर क्या, सूर्य ताप अधिक होता है, इसलिए यहां पर जैव विविधता या यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र की जो विविधता है, जो उत्पादकता है, सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रश्न पूछे कि किसी भी पारितंत्र की सर्वाधिक उत्पादकता निर्भर करती है, और कई सारे अजैविक घटक के एग्जाम्पल आ जाएं, तो आपको बस सोलर रेडिएशन या सूर्य ताप या सौर प्रकाश, इसको चूज करना। क्लियर है। तो ये हो जाता है आपका क्या, ऊर्जा संगठक। अब ऊर्जा संगठक से ही आ जाता है भाई लिंडमैन के 10% का नियम। ठीक है, किनके, लिंडमैन के 10% का नियम, जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सार्वभौम नियम। भाई लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर हम किसी भी आहार श्रृंखला पर क्रमिक पोषण स्तरों में जाएं, तो ऊर्जा की हर पोषण स्तर पर 90% क्षति होती है, अर्थात निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ 10% होता है। जैसे कि मान लो ये कोई फूड चेन है, भाई ये हो गए उत्पादक आपके, गाजर है, गाजर को खाने वाला भाई खरगोश, खरगोश को खाने वाली भाई लोमड़ी। मान लो गाजर में कितनी कैलोरी ऊर्जा है, 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। तो भाई जब ये भाई खरगोश इस गाजर को खाएगा, तो भाई उसको 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलेगी, सिर्फ 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा का 10% अर्थात 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त हो पाएगी। क्यों, बताते हैं। फिर अगर खरगोश को, जिसको 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई थी, इसको खाती है कौन, लोमड़ी, तो लोमड़ी को 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, इसको सिर्फ प्राप्त होगी 10 किलो कैलोरी, यानी 100 का भी 10%। ऐसा क्यों, तो लिंडमैन कहते हैं जैसे ही हम निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ चलते हैं, तो श्वसन दर बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि भाई जीव कैसे होते जाएंगे, जटिल होते जाएंगे हर पोषण स्तर पर, और जितने जटिल जीव होंगे उतनी जटिल जैविक क्रियाएं होंगी, उतना भाई श्वसन होगा और उतना अधिक ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, खर्च हो। इसीलिए 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है सिर्फ
प्राप्त हो पाती है कितनी, 10% ऊर्जा। इसी को कहते हैं लिंडमैन का 10% का नियम। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, लिंडमैन के नियम के अनुसार या सार्वभौमिकता के नियम के अनुसार निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन आ जाएंगे 10, 90, 50, 60। तो 10%। घुमा के पूछ लिया जाए कि भाई निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ जाने पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का क्षरण होता है या क्षय होता है या बर्बाद होती है, तो आप क्या चूज करोगे, 90%। क्लियर। तो यह हो जाता है भाई पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सार्वभौम नियम। अंतिम में आता है आपका खाद्य श्रृंखला क्या है। ठीक है, तो भाई जब किसी भी पारिस्थितिकी समुदाय में शिकार करने के क्रमानुसार जीवों की एक व्यवस्था अगर आप कर दें, वही कहलाती है आपकी क्या, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, जिसमें प्रत्येक जीव अगले जीव को सामान्यतः निम्न सदस्य को एक आहार स्रोत के रूप में प्रयोग करता है। जैसे कि ये भाई फसल है, इसको खाने वाला चूहा, यानी इस उच्च पोषण स्तर वाले ने इस अपने निम्न पोषण स्तर वाले जो भाई पदार्थ इसको क्या कर लिया, भाई भोजन के तौर पर ग्रहण किया। ठीक है, फिर इससे उच्च पोषण स्तर वाला उल्लू, इसने किसको खाया, मान लो रैट को खाया। तो जैसे ही जैसे आप खाद्य श्रृंखला में बढ़ते जाएंगे, उच्च पोषण स्तर वाले का जो आहार होगा उससे प्रथम जो निम्न पोषण स्तर होगा वह होता है। ठीक है, यही बोल रहे हैं, यही क्या है आपकी खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से प्रश्न इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, मेंस में जरूर 3 अंकों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि खाद्य श्रृंखला क्या है। भाई सचित्र उदाहरण सहित इसको प्रस्तुत कीजिए, तब लिख देंगे ये परिभाषा। प्री में देखा जाए तो आहार श्रृंखला से ऐसा कोई प्रश्न बनेगा नहीं, बनेगा तो लिंडमैन के 10% का नियम दे देंगे कि भाई निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, 10%। कितने प्रतिशत ऊर्जा क्षरित होती है, 90%। ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पर्यावरण का पहला भाग, जिसमें हमने पर्यावरण के घटकों के बारे में क्या क्या याद रखना था। भाई जमी हुई जल की राशि, क्रायोस्फीयर। फिर पोषण स्तर याद रखना है आपको। इकोलॉजी शब्द किसने दिया, भाई आपके अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, आपका एटॉन्स ले ने। प्रोड्यूसर जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक, इनको पोषण स्तर प्रथम में रखा गया है, जिसके अंतर्गत स्वयं पोषित जीव आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। शाकाहारी द्वितीय पोषण स्तर लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता। मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर लेकिन द्वितीय उपभोक्ता। सर्वाहारी चतुर्थ पोषण स्तर लेकिन आपका हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। ठीक, फिर इसके बाद आपको याद रखना है कौन सा, 10% का लिंडमैन का नियम, और इस हिसाब से ये संभवतः प्रश्न बनते हैं इस भाग से। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है। तब तक के लिए आप ये देखिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।